Good morning, children. Namaste. Welcome to SS Divine School. After a long vacation due to Corona, let's start our study. Dear children, today we are going to learn Sanskrit in Standard 6. So, dear friends, Sanskrit is totally new subject for you, right? So, first of all, let us introduce Sanskrit textbook. See, dear friends, this is the front page of our book. Okay, see, some pictures are there on the front page of textbook. After seeing these pictures, we can imagine that there must be something related to this picture in our study. Then on the second page, see, Mama Parichay. Mama Parichay means what? सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो यहाँ में लिखना है. मम नाम डैश अस्ति, यानी कि मेरा नाम डैश है, मेरा नाम वंदना है. तो मम नाम वंदना अस्ति. वैसे पूरा हमारा अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, फैमिली का जो हमारा सरनेम है वो, और हमारा सिटी का नेम जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है. We will write it later in textbook and in notebook also. Now see the next page. See here, two lines are written in Gujarati. ये लाइन जो गुजराती में लिखी है ये हमें ये बताती है कि ये बुक, यानी कि हमारा ये जो सिलेबस है वो कौन से ईयर से हमारे स्टडी में आया है, यानी कि ये बुक जो है वो लास्ट में कौन से ईयर में चेंज हुई थी. तो ये बुक जो है वो 10/4/2013 से ये बुक हमारा जो है सिलेबस चालू हुआ है. और ये उसका जो पत्र क्रमांक है वो भी यहाँ पे दिया गया है. फिर जो है संस्कृत लिखा है बड़े हैंडराइटिंग से, अपने सब्जेक्ट का नाम, स्टैंडर्ड का नाम लिखा है और सैम्पल लिखा है. फिर यहाँ पे दिया गया है प्रतिज्ञा पत्रम. डियर चिल्ड्रन, टिल टुडे वी लर्न प्लेज इन इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी, बट फ्रॉम टुडे we will start to learn pledge in Sanskrit also. प्रतिज्ञा पत्र means pledge. तो ये जो pledge है संस्कृत में दी गई है. हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे और समझेंगे भी और उसको बाय हार्ट भी कर लेंगे. फिर सी, यहाँ पे उसकी प्राइस दी गई है 12 रुपीज़ ही है. फिर दो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे दी गई है, वो है उसका प्रोडक्शन और प्रिंटिंग. जो कोई भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो होती है अपनी गुजरात बोर्ड की, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है. गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो गांधीनगर में है वो अपनी ये बुक का प्रोडक्शन करता है. फिर यहाँ पे दिया गया है गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक जो सेंटर है गांधीनगर में, वो ये टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग करता है. दोनों के लोगो अलग अलग दिए गए यहाँ पे, और दोनों ये जीके की कभी आपकी एग्ज़ाम हो तो उसमें इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हो तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. सी हियर, ये जो पेज है वो हर जो बुक होती है उसमें दिया गया होता है, और ये जो पेज है वो यहाँ पे कॉपीराइट दिया गया है वो टेक्स्ट बुक का. फिर यहाँ पे उसका प्रीफेस दिया गया है, और यहाँ पे जिन जिन लोगों के बुक में जो भी काम किया है, किसी ने एडिटिंग किया है, ट्रांसलेट किया है, रिव्यूअर जो है, आर्टिस्ट जो है जिसने बुक डिज़ाइन करने में हेल्प की, उन सारों का यहाँ पे उनका नाम दिया गया है. फिर यहाँ पे फर्स्ट एडिशन जो लिखा है वो उसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था 2013 में, यानी कि जब ये बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, कब 2013 में. फिर बाद में उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सब मिला के उसका रीप्रिंट कब हुआ है 16 में और 17 में, यानी कि अभी हमारे पास जो बुक है वो 2017 की. फिर यहाँ पे दो बात और बताई गई है, वो है पब्लिश्ड बाय एंड प्रिंटेड बाय. ये बुक किसने पब्लिश की है वो यहाँ पे दिया गया है, और कहाँ पे ये बुक प्रिंट हुई है वो भी यहाँ पे दिया गया है. फिर इम्पोर्टेंट पेज हियर वो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़. डियर चिल्ड्रन, अपनी हर टेक्स्ट बुक के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो दी गई होती है. हम इसको पढ़ने से मतलब उसको इग्नोर करते, पढ़ते नहीं है ज़्यादातर. पर डियर चिल्ड्रन, ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सेक्शन 51A जो है उसमें जो ड्यूटीज़ दी गई है वो सारी यहाँ पे दी गई है. ये हमको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और उसको फॉलो भी करनी चाहिए. तो whenever we get free time, at that time we will learn it, understand it and follow it. Now see
the index is here. In this year, in semester 1, we have to learn from chapter 1 to chapter 9, including Vandana, Punravartanam 1 and Punravartanam 2. Okay. So dear friends, before we start our chapters, we must have some basic introduction of Sanskrit language, because Sanskrit language is this year totally new for you, right? So dear friends, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. अपनी जो संस्कृत भाषा है उसका हमको इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना कि संस्कृत भाषा क्या है. ओके, तो देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स डिवाइन हियर. मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो देवों की भाषा से जानी जाती है. संस्कृत लैंग्वेज जो है वो हमारा इंडियन कल्चर है. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंडियन कल्चर. देन थर्ड पॉइंट इज मैनी इंडियन लैंग्वेजेस लाइक गुजराती, हिंदी, तमिल, मराठी एक्सेट्रा हैव बोरोड वर्ड्स एबंडेंटली फ्रॉम संस्कृत. भारत की बहुत सारी भाषा है, जैसे कि गुजराती है, हिंदी, मराठी, तमिल, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में से कंटिन्यूसली धीरे धीरे उसमें से वर्ड बोरो किए हैं. तो इसीलिए संस्कृत भाषा को दूसरी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है. सो इसी वजह से संस्कृत भाषा जो है वो दूसरी भाषाओं की जननी कहा जाता है. सो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल दिस लैंग्वेजेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड साइंस. संस्कृत लैंग्वेज जो है वो साइंस और नॉलेज का खजाना है, ट्रेजर है. डियर चिल्ड्रन, आपको पता है हमारे जो वेदास, उपवेदास, उपनिषद और जो पुराने सारे जो ग्रंथास हैं वो सारे ग्रंथास में सब में इतना सारा इन्फॉर्मेशन है नॉलेज और साइंस के रिलेटेड कि उसी वजह से हम अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं. सारे जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो अभी नई नई आ रही है वो सारी अपने जो ग्रंथ और जो वेदास जो उपनिषद वो सब है उसके अंदर पहले से दी गई है. हमारे ऋषि मुनियों ने उसके अंदर दी है. तो हमें उसको समझने के लिए, पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज परफेक्ट पोटेंशियल फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जितनी भी सारी लैंग्वेजेस है वो सब में से संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे अच्छी है, वो सबसे बेटर है उसके लिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 30 वोवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट इन संस्कृत. संस्कृत भाषा के अंदर 30 वोवेल्स है और 33 कॉन्सोनेंट है. ये हमको याद भी रखना है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन संस्कृत लैंग्वेज. तो 30 वोवेल्स. How many consonants are there in Sanskrit language? So 33 consonants. Okay. And all these vowels and consonants are called varnas. वर्ण. ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल जो है उसको संस्कृत भाषा में उसको क्या बोलते हैं. तो उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, वर्ण. ये वर्ड आपको याद रखना है, समझना है. वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को क्या बोला जाता है, वर्ण. वर्ण यानी जैसे कि हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स बोलते हैं ना, ABCD को हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलते हैं. सेम यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे. जैसे कि हमारे 13 वॉवेल्स दिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो वॉवेल्स जो है अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, आई, ओ, औ. ओके, ये जो है वो 13 क्या है, वॉवेल है. उसका सही तरह से मैंने प्रोनाउंस किया है, वो आपको बार बार सुनना है और उसको सीखना भी कि कैसे बोला जाता है. ओके, जैसे हमने वोवेल्स का प्रोनाउंस किया वैसे ही अब हम कॉन्सोनेंट्स देखेंगे. डियर चिल्ड्रन, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स आर व्हाट, दे आर वर्नास. ओके, अभी हम कॉन्सोनेंट देखेंगे. मैं प्रोनाउंस करूंगी, आप साथ से सुनना.   क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, 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 छ, ज, झ, ञ
उम्र।
च छ ज झ ट ठ ड ढ हण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ओके, ऐसे ही इसी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अभी देखो फ्रेंड्स, सी ये जो मैंने सारे कॉन्सोनेंट लिखे और उससे पहले मैंने वॉवेल्स लिखे थे, आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये सेम जो लेटर मैंने लिखे यहाँ पे वो तो जैसे हिंदी में लिखा जाता है वैसे ही है। तो डियर चिल्ड्रन, हिंदी एंड संस्कृत बोथ आर द लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज दैट आर रिटन इन सेम स्क्रिप्ट। एक ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उसके ऊपर सिरो रेखा बांधनी बहुत जरूरी है। सिरो रेखा बांधनी ही पड़ती है, बिना सिरो रेखा के आप लिखोगे तो वो आपका जो भी लिखा हुआ होगा वो रॉन्ग होगा। Every consonant is pronounced by adding the vowel a। जो भी कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं वो पूरा कॉन्सोनेंट कब होता है, उसमें हम अ ऐड करेंगे तब होगा। कब होगा पूरा कॉन्सोनेंट, कब आएगा वो लेटर कब बनेगा, जब उसके अंदर क ऐड होगा तब। जैसे कि क प्लस अ तो क, ख प्लस अ तो ख, प प्लस अ तो प। ये जो लेटर है क, ख और प, ये जो सारे कॉन्सोनेंट यहाँ पे मैंने जो लिखे वो सारे आधे हैं। सारे जो भी कॉन्सोनेंट है वो हाफ लेटर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, हाफ लेटर, क्योंकि उसके अंदर हमने अ ऐड नहीं किया है। हम उसके अंदर अ ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा लेटर बनेगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा अभी कि जो भी कॉन्सोनेंट हम वॉवेल्स के वॉवेल्स के बिना हम बोलते हैं या तो लगते हैं वो क्या कहलाता है, हाफ लेटर। मींस कॉन्सोनेंट विदाउट अ वॉवेल इज रिटन एज अ हलन। ये जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। ये संस्कृत में जो हाफ लेटर को हम क्या बोलेंगे, हलन बोलेंगे। हाफ लेटर विच इज डिपिक्टेड बाय मेकिंग अ स्लैंटिंग लाइन बिलो द कॉन्सोनेंट, यानी कि जो भी कॉन्सोनेंट हम लिखेंगे वॉवेल के बिना वो कैसे लिखा जाएगा, वो लेटर के नीचे स्लैंटिंग लाइन होगी, ऐसी ऐसी स्लैंटिंग लाइन आएगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो स्लैंटिंग लाइन वाले जितने भी लेटर होते हैं वो क्या बोला जाता है, उसको हलंत बोला जाएगा। ओके, देन संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट। मैंने अभी आपको आगे बताया था जब मैं कॉन्सोनेंट लिखे थे सारे तब, कि ये जो सारे मैंने लेटर लिखे थे उसके ऊपर मैंने क्या बांधा है, सिरो रेखा बांधी है, ऐसे सिरो रेखा। तो ऐसी जो सिरो रेखा वाली जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है, वैसी जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट में। नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट में जो भी लिखा जाता है उसके ऊपर लाइन आती है, सिरो रेखा आती है। ओके, नाउ अवर हिंदी, अवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज आल्सो रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है वो भी हमारे संस्कृत के जैसे ही लिखी जाती है। संस्कृत में से ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी आई है, गुजराती भी संस्कृत में से आई है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो संस्कृत में से ही आई हुई है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, the vowel sound at the end of a word should be pronounced clearly and perfectly as Rama, Vana, Madhava, Pustaka, Janaka, Bala। It means जब हम कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके साथ जो वॉवेल साउंड जो है वो हमें पूरा बोलना पड़ेगा, सुनाई देना चाहिए सामने वाले को। जैसे कि राम, तो राम में जब बोलती हूँ एट दैट टाइम यू कैन लिसन अ प्रॉपरली, राम, वन, माधव, जो भी वर्ड में बोलती ना पीछे अ प्रोनाउंस होता है। ओके, ऐसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 5 नोजल
जो है वो नोजल कॉन्सोनेंट्स है, जो कि जनरली उसका जो प्रोनाउंस होता है वो नोजल रहता है, जैसे कि अन, न, म। ओके, एग्जाम्पल में आप उससे अच्छे से समझ पाओगे। देखो, पंख, प और क के बीच में जो मैंने साइन दिया है, जो लेटर लिखा है, उसका प्रोनाउंस कैसे होता है? पंख, पंख। फिर प और च के बीच में जो है वो साइन, उसका प्रोनाउंस कैसे होगा? पंच। फिर ये है पिंड, नंद, पंपा। ओके, वैसे ये नोजल साउंड है, जो 5 नोजल कॉन्सोनेंट है संस्कृत लैंग्वेज में। फिर लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिशनली इफ म इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट इट टेक्स द अनुस्वार। जो ये बिंदी की साइन है उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? अनुस्वार ऑन इट। बट इफ म इज फॉलोड बाय अ वॉवेल, म itself serves the purpose of the अनुस्वार after a consonant। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लैंग्वेज में, कि जनरली कोई भी वर्ड हम लिखेंगे तो उसके पीछे ऐसा म आएगा, हलंत म होगा, क्योंकि म के नीचे हमें क्या दिख रहा है? स्लैंटिंग लाइन दिख रहा है, तो ये हलंत म है। तो ये वर्ड खत्म होने के बाद उसके बाद जो नया वर्ड स्टार्ट होता है, अगर वो है जो कॉन्सोनेंट है, तो वो म जो है वो म निकल जाएगा और म के आगे वाला जो वर्ड होगा उसके ऊपर म की जगह पे क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, ऊपर बिंदी लग जाएगी। और अगर म जो है हलंत म है, वो उसके पीछे अगर जो नया वर्ड जो है वो वॉवेल से शुरू होता है, तो वो जो म स्लैंटिंग लाइन वाला जो म है वो उसको हमें दूर नहीं करना है, वो वही का वही रहेगा, वो खुद ही अनुस्वार जैसा माना जाता है। ओके, सो सी एग्जाम्पल, डैश नमामि, और मैंने ब्रैकेट में दिया है देवम और देवम। ये दोनों जो वर्ड मैंने लिखे हैं, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन वो सेम आएगा। डैश गच्छामि, वनम वनम। डैश इक्षते, देवम देवम। ब्रैकेट में जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये दोनों का सेम प्रोनाउंस होता है, ये भी दोनों सेम प्रोनाउंस होते हैं, ये भी दोनों सेम प्रोनाउंस होता है। पर अभी यहाँ पे आएगा कौन सा वाला आएगा? तो अभी जैसे हमने आगे बोला कि अगर म जो है वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो ये म जो है, वो पीछे वाला जो वर्ड आता है वो अगर जो वॉवेल्स को फॉलो करता है, उसके पीछे जो अगर वॉवेल से वर्ड शुरू होता है तो क्या आएगा? अनुस्वार वाला वर्ड आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार वाला। तो ये वाला आएगा देवम। ये जो स्लैंटिंग म है ना, स्लैंटिंग लाइन वाला म, हलंत, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा? देवम। ओके, नाउ सेम हियर, डैश गच्छामि, वनम वनम। यहाँ पे देखो वनम वनम लिखा है, यहाँ पे अनुस्वार वाला है और ये हलंत वाला है। तो ये कौन सा वर्ड है? ग कौन सा है? कॉन्सोनेंट है। तो वनम, म के पीछे कॉन्सोनेंट शुरू होता है तो वो म नहीं आएगा, अनुस्वार वाला आएगा, तो ये आएगा वनम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, डैश इक्षते, देवम देवम। अभी मैंने दूसरा रूल उसी टाइम बताया था आपको कि अगर हलंत म है और इसके पीछे जो वर्ड शुरू होता है वो अगर वॉवेल से शुरू होता है, तो जो हलंत म होगा वो वही का वही रहेगा, ये होगा, उसका जो अनुस्वार वाला है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देवम, हलंत म वाला वर्ड आएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज म is never treated as an अनुस्वार at the end of a sentence or an end of isolated word। यानी कि ये जो हलंत म है वो कभी अनुस्वार वाला वर्ड नहीं बनाएगा। कब नहीं बनाएगा? जब अगर वो सेंटेंस के एंड में होगा, या तो कोई आइसोलेटेड वर्ड के एंड में अगर जो हलंत म आएगा तो वो अनुस्वार वाला वर्ड बनाने देगा नहीं, वो वही का वही रहेगा। सी हियर द एग्जांपल इज मूषकः गणेशस्य वाहनम। देखो, मूषकः गणेशस्य वाहनम, मूषक जो है वो गणेश जी का वाहन है।
स्लैंटिंग लाइन वाला म है, पर यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते वाहनम, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते, ये वाला आएगा वाहनम। ओके, सेम हियर आइसोलेटेड वर्ड हो तो वंदे मातरम, यहाँ पे जो म है वो भी क्या है, हलंत म है, पर ये यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मातरम नहीं आएगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये वाला राइट होगा। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, another rule is here. See the sign like a colon, ये जो कॉलन साइन जैसा आपको दिख रहा है ना, दो डॉट आफ्टर म एंड व इन द वर्ड्स लाइक रामः देवः, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दो कॉलन साइन जैसा, तो कैसे बोलेंगे, रामः देवः इज कॉल्ड विसर्ग। ये जो कॉलन साइन जो आता है हमारे इंग्लिश में, उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विसर्ग। दो डॉट आते हैं, उसको संस्कृत में बोलेंगे विसर्ग। वो जो नाम होता है उसके पीछे लगाया जाता है, तो उसका ये जो विसर्ग है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ह बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ह। सी द एग्जांपल आर हियर, विसर्ग और उसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड के साथ मैंने दिया है। देखो यहाँ पे बालः, बालः, तो उसको कैसे बोलेंगे, बालः, बालाः, बालाः। जैसे जैसे मात्राएं चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमको ह के साथ वो मात्रा सेट करके उसका प्रोनाउंस करना है। लिखा तो वैसे ही जाएगा, पर जो कॉलन साइन होगा उसको हम ह को वो वाली आगे वाले वर्ड की मात्रा के साथ सेट करके बोलेंगे। सी बालः, बालः, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ये जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ वॉवेल्स अ मिला हुआ है, तो अ प्रोनाउंस होगा, तो बालः। ओके, ह के साथ हम अ बोलेंगे। बालाः, यहाँ पे आ की मात्रा डाली गई है ल के साथ, और फिर कॉलन साइन है, तो बालाः। यहाँ पे देखो ई की मात्रा है, छोटे ई की, मुनिहि, मुनिहि। यहाँ पे बड़ी वाली ई की मात्रा मुनिहि, सॉरी नदीहि, नदीहि। ऊ की मात्रा है गुरुहु, गुरुहु। यहाँ पे बड़े वाले ऊ की मात्रा है वधुहु, वधुहु। यहाँ पे ए की मात्रा है कवेहे, कवेहे। यहाँ पे ऐ की मात्रा है देवैहि, देवैहि। यहाँ पे ओ की मात्रा है भानोहो, भानोहो। और यहाँ पे औ की मात्रा है गौहु, गौहु। सेम, जब जब आपको इतना याद रखना है, अगर जो कॉलन साइन दिया गया है तो उसको बोलना, लिखा तो वैसे ही जाएगा, कॉलन साइन डालने के बाद वर्ड के पीछे कॉलन साइन डाल देंगे हम, तो लिखा तो वैसे ही जाएगा, तो उससे बोलने का तरीका अलग है। ये जो कॉलन साइन है वो हम कॉलन साइन नहीं बोल सकते, उसको विसर्ग नहीं बोलना है हमें पढ़ते वक्त, उसको ह प्रोनाउंस करना है। उसके साथ जो भी मात्रा है उसके साथ हम ह को सेट करके उसका प्रोनाउंस करेंगे। संस्कृत में हमें बात ये वाली याद रखनी है कि अगर कॉलन साइन है तो उसको विसर्ग बोला जाता है। अगर कोई वर्ड है जैसे कि रामम, तो जो ये ऊपर बिंदी आई उसको क्या बोलेंगे, ऊपर जो बिंदी आई उसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। अगर ऐसा म है या कोई भी लेटर है, नीचे ऐसी जो लाइन आती है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग लाइन, यानी कि वो जो लेटर है वो क्या होगा, हलंत होगा। और ये जो कॉलन साइन आएगा तो उसको हम बोलेंगे विसर्ग। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, I have written some sentences here in Sanskrit. Okay, now let us read it. Mama nama vandana asti. Okay, मैंने क्या लिखा है, Mama nama vandana asti means मेरा नाम वंदना है, My name is वंदना। Okay, क्या लिखा जाएगा, My name is वंदना। ओके, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा ना, My name is वंदना। फिर मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा है वंदना मम नाम अस्ति, वंदना मम नाम अस्ति, उसका इंग्लिश मीनिंग यही होगा, My name is वंदना, वंदना। पर हम इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते कि वंदना, वंदना इज माई नेम और वंदना माई नेम इज, ऐसा नहीं लिख सकते, राइट। सी सेम हियर,
अहम शालां गच्छामि। I am going to school. I am going to school. ओके, तो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है शालां अहम गच्छामि, तो उसका भी मीनिंग सेम रहेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तीसरा मैंने लिखा है गच्छामि अहम शालां, उसका भी मीनिंग सेम रहेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर यहाँ पे मैंने देखो दूसरा लिखा है सेंटेंस, अहम संस्कृतं वदामि। आई एम स्पीकिंग संस्कृत। ओके, दूसरा वर्ड मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे संस्कृतम अहम वदामि, उसका भी सेम रहेगा, आई एम स्पीकिंग संस्कृत। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वदामि अहम संस्कृत, उसका भी मीनिंग सेम रहेगा, आई एम स्पीकिंग संस्कृत। यहाँ पे संस्कृत में मैंने एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से लिखा है, पर उसका इंग्लिश जो है सेंटेंस वो सेम रहता है, एक ही रहता है। मीन्स व्हाट, कि जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज जो है उसमें क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो हर एक सेंटेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसकी जगह पे आते हैं, और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो यूनिक लैंग्वेज है कि हम उसके सब्जेक्ट को या वर्ब को या फिर उसके ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे तो उसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा। वो हर एक वर्ड जो है वो लैंग्वेज इतनी पावरफुल है, इतनी यूनिक है कि उसका जो मीनिंग है वो सेम रहता है, उसका मीनिंग चेंज होता नहीं है। तो डियर फ्रेंड, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी लैंग्वेज है, देवों की भाषा है, हमारी संस्कृति है, तो हमें उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम अपना ये सेमेस्टर शुरू करेंगे, उसमें हम चैप्टर 3 पहले स्टार्ट करेंगे जो है लेखनम। तो आपको क्या करना है, घर पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लेखनम चैप्टर जो है वो पेज नंबर 10 पे दिया गया है। ओके, ये वाला, उसमें सारे जो है कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही कुछ जो है वो वोवेल्स भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, घर पे ये लिखने की कैसे लिखा जाता है, उसके जो कर्व है उसके साथ आपको लिखना है, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है सेम वैसे आपको नोटबुक में अपनी लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो और आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। बाकी जो है एक्सप्लेनेशन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप घर पे रहना, सेफ रहना और पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।